यस, बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जो हमारी दूसरी किताब है, दूसरा पेपर बोल सकते हैं उसको। हमारा दूसरा पेपर है आर्थिक भूगोल, बीए सेकेंड ईयर। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर के हम दूसरा पेपर शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही होगी। ठीक है, शुरू करता हूँ मैं अब। चलो, हमारा टॉपिक है, उसका नाम है आर्थिक भूगोल। हम आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर मानव की आर्थिक, आपको समझ में आ गया। आर्थिक यानी पैसा। क्या होता है? आर्थिक वाणिज्य पैसा। ठीक है, भूगोल पृथ्वी तल पर मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं, उनकी विशेषताओं। ठीक है, क्षेत्रीय भिन्नता, उनकी विशेषताओं, उनके स्थानिक वितरण तथा अर्थात उनकी अवस्थिति यानी उनकी जो स्थिति है तथा उनके संबंधों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? क्षेत्रीय भिन्नताओं, उनकी विशेषताओं, उनके स्थानिक वितरण, उनकी अवस्थिति यानी उनकी जो स्थिति है उसके बारे में हम क्या करेंगे इसमें? अध्ययन। संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्थिक भूगोल। ठीक है, आप 2018 का पेपर देखना, उसमें ये प्रश्न पूछा गया, आर्थिक भूगोल से क्या तात्पर्य है? प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाएगा, आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं? आर्थिक भूगोल के को समझाइए। छोटे प्रश्नों में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा और बड़े प्रश्नों में भी ऐसा पूछा जाएगा। छोटे से प्रश्न कैसे, नंबर कैसे लाने, हमारा मेन मकसद वो है कॉलेज में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं आर्थिक भूगोल। ठीक है, जो भी विद्यार्थी इसमें कंपटीशन वाले वो इसको देख रहे होंगे, उनको पूरा पॉइंट नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरी के आधार पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आर्थिक भूगोल। मैंने बता दिया आपको अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, आपको ने अर्थशास्त्र का नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। और भूगोल को बोलते हैं ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ब्लू कलर में यहाँ लिखा हुआ है और नोट्स में आपको पीडीएफ में पहुंचा दूंगा मैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में आर्थिक भूगोल को आर्थिक भूगोल को भू अर्थ विज्ञान या जियोनॉमिक्स भी कहते हैं। अर्थ विज्ञान क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान या जियोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोनॉमिक्स भी कहते हैं। आर्थिक भूगोल का सर्वप्रथम उद्भव वाणिज्य भूगोल के रूप में हुआ। किसमें हुआ? वाणिज्य भूगोल के रूप में हुआ। आपको पता ही होगा वाणिज्य जो आर्थिक से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आर्थिक से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है व्यापार, उत्पादन करना, बेचना, सब इसके अंदर में आता है। अभी इसमें हम आगे जैसे जो आने वाले पाठ है हमारे, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से कहाँ पर कितनी मात्रा में उत्पादन होता है। गेहूं कहाँ सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन होता है, कितना % उत्पादन होता है, किस क्षेत्र में उत्पादन होता है, उसके लिए क्या उपयोगी जमीन चाहिए, क्या तापमान चाहिए, सारा हम इसमें आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे आर्थिक भूगोल के बारे में। इसमें परिभाषा दी है प्रोफेसर रडमस ब्राउन के अनुसार आर्थिक भूगोल भूगोल शास्त्र की वह शाखा है। आर्थिक भूगोल शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल की नवीन प्रवृत्तियां जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बताना मुश्किल था, मैं नोट्स में जरूर आपको पूरा बता दूंगा, उसमें आपको और नोट्स को भी पढ़ना, इसको भी सुन लेना ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बता दिया है, इकोनॉमिक्स, जियोनॉमिक्स के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, हम आगे बात करते हैं, कुछ और परिभाषाओं के बारे में बात करता हूँ। प्रोफेसर जी चिशोम के अनुसार, किसके अनुसार? प्रोफेसर जी चिशोम के अनुसार, अगर इस परिभाषा को वापस भी सुनना चाहो, आप वीडियो को आगे पीछे करके सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा उन्होंने? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम उन भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। किसका? हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन, मैंने आपको बता दिया था अभी एग्जाम्पल में, वस्तु के उत्पादन, परिवहन। अब कोई भी चीज उत्पादन होती है तो वहीं तो रखनी नहीं पड़ती, हमें क्या करना पड़ता है? उत्पादन कर दिया तो हमें आगे उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, परिवहन करना पड़ता है। बेचने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसको क्या करना है? ले जाना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं परिवहन विनिमय को प्रभावित करती है।
क्या करती है, प्रभावित करती है। इसके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र की आगामी आर्थिक व्यापारिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन है। ये किसने बताया था, प्रोफेसर जी चिशोम ने कहा था। ठीक है, एक और यहाँ पे परिभाषा है उसके बारे में भी बता दूं मैं, प्रोफेसर मैकफर्लन, ठीक है, ऐसे ही नाम मिलेगा आपको ज्योग्राफी में, क्योंकि हमारे इंडिया के जो हैं उन्होंने तो बहुत कम परिभाषा दी है, तो इसलिए इनका नाम तो है नहीं, हमें जो है विदेशियों का ही पढ़ना पड़ेगा पहले। तो उनकी एक पुस्तक था, उनका नाम है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या नाम था उनकी किताब का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है वो सुनना। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों पर भौगोलिक तथा भौतिक परिस्थितियों, विशेष रूपों में भूगर्भिक संरचना से आर्थिक भूगोल का क्या मतलब। अगर आपको कोई उत्पादन करना है, आप किस पे ध्यान देंगे, आप खेत पे ध्यान देंगे। खेत कैसा होना चाहिए, रेतीला तो होना नहीं चाहिए, रेतीला होगा तो आपको उत्पादन होगा नहीं, जीरो। तो आपको कैसा है, इसलिए यहाँ पे भूगर्भिक क्षेत्र का भी उसमें देखना पड़ेगा हमें। भूगर्भिक संरचना, जहाँ मैदानी भाग होगा वहाँ उत्पादन भी अच्छा होगा। जैसे आपको पता है यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं जो गन्ना वगैरह उत्पादन होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे मैदानी भाग होने के कारण से। पंजाब वगैरह में भी सबसे ज्यादा खेती होती है, क्योंकि वहाँ पे उपजाऊ तथा जल की व्यवस्था वहाँ पे पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। इस वजह से क्या होता है, उत्पादन अच्छा होता है। और हमारा जो इलाका यहाँ पे जो है वो कौन सा है, पठारी इलाका था। पठारी इलाके के अनुसार हम उतना ही उत्पादन कर सकते हैं, लिमिट में हम खा सकते हैं, उतना ही, ज्यादा मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जलवायु तथा भूमि के धरातलीय विशेषताओं का प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं। एक और परिभाषा दी थी डॉक्टर एन.जी. पाउंडन्स के अनुसार, उन्होंने क्या कहा था, आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन, उत्पादक क्रियाओं का वितरण का उसका क्या करना है, अध्ययन। ठीक है, ये किसने कहा था, एन.जी. पाउंडन्स ने कहा था। ठीक है, यह क्रिया है प्राथमिक, गौण और प्रत्यक। ठीक है, कौन से प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। ठीक है, अब एक और भूगोलवेत्ता है जो आप जानते होंगे, नाम सुना भी होगा आपने फर्स्ट ईयर में इसका, हंटिंगटन। क्या नाम है, हंटिंगटन। ये सुप्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है, उन्होंने उसकी किताब है, उनके नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। क्या नाम है, प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी की इकोनॉमिक्स, उनकी ये किताब का नाम है। उन्होंने इस किताब में लिखा है, उनकी जो परिभाषा उनको भी लिखा है उन्होंने, उन सब प्रकार के भौतिक साधनों, जो भौतिक साधन है, भौतिक साधनों में क्या क्या आते हैं, जो नदी वगैरह किस में आएगी, भौतिक साधन में आएगी। मनुष्य द्वारा तो प्राकृतिक जो है उनके बारे में हम बताएंगे इसमें, क्योंकि जो मनुष्य ने बनाया वो तो अलग में आएंगे, वो मानव भूगोल से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं भौतिक साधनों, क्रियाओं, रीति रिवाज तो मानव शक्तियों का विवरण आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और आजीविका प्रदान करने में क्या होती है, सहायक होती है। आज मानव कहीं ना कहीं टिका है, तो किस पे आधार पर टिका है, आर्थिक भूगोल के आधार पर ही टिका है। जितना आर्थिक भूगोल अच्छा होगा उतना व्यवस्था अपनी अच्छी होगी। ठीक है, आर्थिक भूगोल की नवीन प्रवृत्तियां, जैसे मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है उसको मैं पूरा तो यहाँ लिख नहीं पाऊंगा और यहाँ पूरा समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने क्या किया, एक एक पॉइंट बोलूंगा, आप वीडियो को आगे पीछे कर करके सुन के लिख देना, बाकी पीडीएफ में तो आपको पहुंचा ही रहा हूं मैं। ठीक है, आर्थिक भूगोल की नवीन प्रवृत्तियां, जैसे पहला यहाँ पे हमारा पॉइंट बनता हुआ है, आर्थिक भूगोल एक अंतर्वैज्ञानिक विषय। कैसा विषय, अंतर्वैज्ञानिक विषय है। ठीक है, आर्थिक भूगोल अब भूगोल की एक शाखा के रूप में न होकर एक अंतर्वैज्ञानिक विषय, एक शाखा न होकर एक अंतर्वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इससे भौतिक विज्ञान तथा मानवीय विज्ञानों का योगदान पाया जाता है। क्या है, मानव योगदान पाया जाता है। ठीक है, अगर हम दूसरा जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं, सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा का विकास लगातार संसाधनों के दोहन से हो रही पर्यावरण क्षति को रोकने के लिए। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया होगा। जैसे हाईवे का विकास होता है, हाईवे के साइड में कटे हुए वृक्ष क्या होते हैं, काटने पड़ते हैं, तो क्या हुआ, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है ना कहीं, जंगल भी कट रहे हैं। ठीक है, क्षति को रोकने के लिए आर्थिक भूगोलवेत्ता सतत विकास की अवधारणा पर ध्यान देने लगता है। क्या करते हैं, ध्यान देने लगता है। ये भी एक सोचनीय विचार है। ठीक है, अगले हम बात करें, तीसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता। आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता क्या है इसमें, पश्चिमी जगत में भौतिकतावादी दृष्टिकोण ने संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, जिसके दुष्परिणाम वहां के लोगों के जीवन की गुणवत्ता के ह्रास के रूप में परिलक्षित होने लगे, उनको नुकसान का सामना करना पड़ा, वो इसके बारे में बताया है।
ठीक है, अगले हम बात करते हैं बाजार उन्मुख। बाजार, बाजार मतलब मार्केट, बाजार उन्मुख अर्थतंत्र का विकास। ठीक है, अब इसमें क्या है वो सुनना। आर्थिक व्यवसाय में बाजार उन्मुख अर्थतंत्र को जन्म दिया। किसको दिया जन्म? अर्थतंत्र को जन्म दिया। इस प्रकार के अर्थतंत्र में प्राथमिक तृतीय आर्थिक क्रियाएं भी बाजार उन्मुख होने लगती हैं। इसमें विपणन की व्यवस्था सुगठित रूप में होती है, जिसके प्रचार के माध्यम से वित्तीय संस्थाएं, यातायात केंद्र और संचार के साधन और बाजार केंद्र विशेष सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, मैंने 4 पॉइंट बता दिए। 5वां और अंतिम पॉइंट, समन्वित विकास की अवधारणा पर बल। किस पे? समन्वित विकास की अवधारणा पर बल। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से समन्वित विकास की अवधारणा को बल मिला है। ठीक है, समन्वित विकास को क्या मिला है? बल मिला है। ठीक है, इससे स्थानीय संसाधनों के समन्वित उपयोग पर बल दिया। इससे विकास का लाभ भी सभी क्षेत्रवासियों को प्राप्त है। ठीक है, अब जैसे मैंने 5 पॉइंट आपको बताए। पहला पॉइंट क्या था? आर्थिक भूगोल का वैज्ञानिक विषय। दूसरा, सतत विकास की अवधारणा का विकास। तीसरा है आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता और बाजार उन्मुख अर्थतंत्र का विकास। और 5वां है समन्वित विकास की अवधारणा। ये आप पॉइंट में लिख देना और मैं आपको नोट्स भी भेज रहा हूँ और इसके अगला भी नोट्स भी मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, आप नोट करते रहना। धन्यवाद।